Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the miscellaneous exercise of the chapter sequences and series. तो लास्ट वीडियो में miscellaneous exercise का क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया हमने. तो इन दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15. So let's start. So I am directly jumping to question number 15. यस तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर विल ट्राई टू डू. ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स. ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है ना. एक पर्सन है, ही राइट्स द लेटर टू 4 फ्रेंड्स. ही आस्क्स ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर. हर एक फ्रेंड को बोला कि भाई आप लोग कॉपी करो एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन्स विद इंस्ट्रक्शन दैट दे मूव द चेन सिमिलरली, है ना. ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है. चलो इस क्वेश्चन का इस स्टेटमेंट तक समझ लेते हैं, सिमिलरली तक समझ लेते हैं. क्या है, एक पर्सन है, लेट से उस पर्सन को पी मान लेते हैं. इस पर्सन ने क्या किया, 4 फ्रेंड्स को लेटर्स भेजा. लेट से पर्सन ने 4 फ्रेंड्स को लेटर्स भेजा. फ्रेंड 1 को, फ्रेंड 2 को, फ्रेंड 3 को, फ्रेंड 4 को. ऐसे 4 पर्सन्स को, 4 फ्रेंड्स को लेटर भेजा. और लेटर भेजने के बाद हर एक फ्रेंड को पर्सन पी ने क्या कहा, भाई आप लोग भी 4 डिफरेंट पर्सन्स को लेटर्स भेजो और उन लोग को भी यही कहना, है ना. तो फ्रेंड 1 ने भी क्या किया, 4 पर्सन्स को लेटर्स भेज दिया. और फ्रेंड 1 को हर एक फ्रेंड को, फ्रेंड 1 4 डिफरेंट पर्सन्स को लेटर भेजा. हर एक पर्सन को बोला कि भाई आप लोग भी यही करना, आप लोग भी 4 डिफरेंट पर्सन्स को लेटर भेजो और उनको भी यही बोलो. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक लेटर जो है वायरल हो रहा है ना. वायरल समझते हो, है ना. एक वीडियो वायरल हो जाता है, इसने इसको शेयर किया उसको, बट यहाँ पे एक चेन है ना. यहाँ पे ये जो लेटर है ये पोस्ट हो रहा है. द लेटर इज गेटिंग पोस्टेड इन दिस चेन, इन दिस फैशन. दिस लेटर इज गेटिंग वायरल, है ना. स्प्रेड होता जा रहा है लेटर, बट इस फैशन में होता जा रहा है ना. सबसे पहले पर्सन 1 4 पर्सन्स को भेजा, फिर हर एक पर्सन 4 डिफरेंट पर्सन्स को भेजा, फिर वहाँ पे हर एक पर्सन 4 डिफरेंट पर्सन्स को भेजेंगे. इस तरीके से चेन जो है कंटिन्यू हो रहा है, राइट. अब देखते हैं, एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन, है ना. ये चेन ब्रोक नहीं हो रहा है, कंटिन्यू होता जा रहा है. एंड दैट इट कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर, है ना. एक लेटर को मेल करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, ₹50. ठीक. फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, है ना. यहाँ पे 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड को समझना है, राइट. अब देखो पर्सन 1 ने 4 फ्रेंड्स को लेटर्स भेजा. तो फर्स्ट सेट ऑफ लेटर मतलब क्या है, फर्स्ट सेट ऑफ लेटर में 4 डिफरेंट लेटर्स आएगी, मतलब 4 आएगी. इन द इफ आई आस्क यू हाउ मेनी लेटर्स आर सेंड इन द फर्स्ट सेट, आई विल से 4. क्यों, पर्सन ने 4 फ्रेंड्स को भेजा. फिर हर एक फ्रेंड ने क्या किया, 4 डिफरेंट पर्सन्स को भेजा. तो इफ आई आस्क यू बाई सेकेंड सेट में, इन द सेकेंड सेट, है ना, इन द सेकेंड चेन की सेकेंड सेट में कितनी लेटर्स गया है, 4 फ्रेंड्स से. हर एक फ्रेंड ने 4 डिफरेंट पर्सन्स को भेजा है. तो 4 into 4 लेटर्स हैज़ बीन सेंट इन द सेकेंड सेट. समझ रहे बात, है ना. अगर मैं पूछूँ थर्ड सेट में, टोटल थर्ड सेट में हाउ मेनी लेटर्स हैव बीन सेंट इन द थर्ड सेट, टोटल 4 स्क्वायर पर्सन्स, यानी कि 16 पर्सन. हर एक पर्सन जो है 4 लेटर्स भेजा है. टोटल 4 स्क्वायर 16 पर्सन. एवरी पर्सन सेंट द लेटर टू 4 डिफरेंट पर्सन्स, यानी कि थर्ड सेट में हाउ मेनी लेटर्स हैव बीन सेंट, 4 क्यूब 64 लेटर्स हैव बीन सेंट. अगर मैं पूछूँ फोर्थ सेट, इन द फोर्थ सेट हाउ मेनी लेटर्स हैव बीन सेंट, है ना.
तो थर्ड सेट में टोटल 64 पीपल है, हर एक पर्सन 64 पर्सन, हर एक पर्सन 4 डिफरेंट पर्सन को भेजा है, तो क्या होगा 4 क्यूब इंटू 4, तो टोटल 4 की पावर 4 लेटर्स हैव बीन सेंट, राइट। ऐसा करते करते 8th सेट तक पहुंचा हमने, है ना, करते करते 8th सेट तक पहुंचा हमने। अब देखते 8th सेट में कितनी लेटर्स सेंड हुआ होगा, है ना। देखो सेकंड सेट में कितने लेटर सेंड हुआ है, 4 स्क्वायर लेटर्स, ठीक। देखो सेकंड सेट में कितनी लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। सेकंड सेट में देखो 16 लेटर्स हैव बीन सेंट, है ना। तो थर्ड सेट में 4 क्यूब, फोर्थ सेट में 4 की पावर 4, फर्स्ट सेट में 4 की पावर 1, फर्स्ट सेट 1 आ रहा है, 4 की पावर में 1 आ रहा है, सेकंड सेट 2 है, 4 की पावर में 2, थर्ड सेट 3, 4 की पावर में 3, फोर्थ सेट 4, 4 की पावर में 4। तो 8th सेट में कितनी लेटर सेंड हुआ होगा, 4 की पावर 8। तो इन द 8th सेट 4 की पावर 8 लेटर्स हैव बीन सेंट। अब क्वेश्चन देखें, अब इतना तो समझ आ रहा है कि 8th सेट ऑफ लेटर मतलब क्या है। फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। अब अमाउंट सेंट ऑन पोस्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्क पोस्टिंग हो रही है ना। इन्होंने स्टार्ट किया, ये 4 पर्सन को पोस्ट किया लेटर्स को, फिर इन्होंने 4 डिफरेंट पर्सन, इन्होंने 4, इन्होंने 4, इन्होंने 4, तो ये पूरी की पूरी, है ना। यहाँ तक क्या होगा, 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, तो अमाउंट स्पेंट ऑन पोस्टेज का मतलब क्या है ना। फर्स्ट सेट ऑफ लेटर्स भेजने, व्हेन यू सेंड द फर्स्ट सेट ऑफ लेटर्स टोटल कितना पैसा लगा, व्हेन यू सेंड सेकंड सेट ऑफ लेटर्स टोटल कितना पैसा लगा, व्हेन यू सेंड थर्ड सेट ऑफ लेटर्स टोटल कितना पैसा लगा। ऐसे 8th सेट ऑफ लेटर्स तक, है ना, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज पूछ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, है ना, हर एक सेट में टोटल 8th सेट तक टोटल कितनी लेटर्स भेजा है वो फाइंड कर दूंगा, फिर अमाउंट फाइंड कर दूंगा लास्ट में, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स सेंट टिल 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, वो मैं फाइंड कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो, अमाउंट स्पेंट ऑन पोस्टेज मतलब कि 8th सेट ऑफ लेटर्स तक जितनी भी लेटर्स गया है ना, उन सारी लेटर्स भेजने के लिए कितना खर्चा हुआ है, कितना अमाउंट स्पेंड किया है, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज। समझ पा रहे हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, हाउ मेनी लेटर्स हैव बीन सेंट टिल 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, वो मैं फाइंड करूँगा। तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टोटल नंबर ऑफ लेटर्स सेंट, है ना, व्हेन 8th सेट ऑफ letter is made। Total number of letters sent from starting, when 8th set of letter is mailed। देख लो, total number of letters sent from starting when 8th of letter is mailed, तो कितना होगा। तो फर्स्ट सेट ऑफ लेटर्स से 8th सेट ऑफ लेटर्स तक मैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ऐड कर दूंगा। क्या होगा, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 सो ऑन प्लस 4 की पावर 8। आई थिंक ये जो सीक्वेंस है, थिंक क्या ये तो जीपी में है ना। 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू 4 4 क्यूब इंटू 4 4 की पावर 4। दिस सीक्वेंस इन जीपी, सम ऑफ फर्स्ट टोटल कितनी टर्म्स है, 8 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होगा, ये इंटू आर क्या है 4, 4 की पावर n-1 बाई r -1, 4 -1, तो कितना आ रहा है 4/3 इंटू 4 की पावर 8 -1। तो व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, है ना, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज सेंट टिल 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, मतलब इतनी लेटर्स। अब टोटल अमाउंट फाइंड करो, सो
लास्ट फाइनल क्या करता हूँ, तो फाइनल यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, फाइनल आंसर टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज, कितना होगा 4/3 इंटू 4⁸ माइनस 1 इंटू हाफ, 50 पैसे मतलब हाफ रुपी, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज। जनरली हम व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड तो हमको यही समझ आता है कि सर 8 सेट ऑफ लेटर्स जितनी है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, नहीं, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज, ये बल्क पोस्टिंग हो रही है ना, पोस्टेज मतलब यहाँ तक जितनी भी लेटर्स है वो सारी हमको ऐड करना है, ठीक, ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 4/3 4⁸, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर की पावर 8, 2⁻16 माइनस 1 इंटू हाफ, राइट, तो 4/3। अब 2⁻16 की वैल्यू कितना होगा, देखो मेरे को 2�10 की वैल्यू पता है ना, 2�10 की वैल्यू कितना होता है, इसकी 2⁻16 नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं कि 2�10 की वैल्यू होता है 1024, तो 2�11 कितना होगा 2048, 2⁻12 4096, 2⁻13 4096 इंटू 2 करो तो कितना होगा 8192, बिल्कुल सही 8192। अब 2⁻16 है, 2⁻16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2⁻13 इंटू 2 क्यूब, तो 8192 इंटू 8 कर देता हूँ, कितना आएगी 8 2 16, 8 9 8 72 प्लस 1 73, 8 1 8 प्लस 7 15, 64 65 65536, तो यहाँ पे पुट करो, तो 4/3 65536 माइनस 1, ये 1/2 इंटू 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 लिख दो, तो व्हाट आई डिड यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2/3 65536 माइनस 1 65535, आई थिंक 65535 3 से डिविजिबल है, तो क्या होगा 3 से काट दो, 3 2 6, रिमाइंडर 0 5 नीचे आ गए, 3 1 3, रिमाइंडर 2 25, 3 8 24, रिमाइंडर 1, 3 4 12, रिमाइंडर 1 15, तो 21845 इंटू 2, 21845 का डबल करो, 21845 इंटू 2, 2 5 10, 2 4 8 9, 2 8 16, 2 1 2 3, 2 2 4, 43690. This is the total amount spent on the postage when each set of letter is mailed. Right? Again repeating, amount spent on the postage मतलब शुरू से लेके जहाँ तक पूछ रहे है ना, वहाँ तक कितना अमाउंट हुआ, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज। ठीक, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन अच्छे से देख लो। नेक्स्ट, ए मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Again, तुम्हें है ना सिंपल इंटरेस्ट, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस मैंने बताया एक्सरसाइज नंबर 8.2 में। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 8.2 में क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करते टाइम डिफरेंस बिटवीन है ना सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक, अगर कंसेप्ट में कोई दिक्कत तो आप वहाँ जाके देख सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन है ना इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब मैं सीधा यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन? ए मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। है ना, जैसे एक पर्सन ने क्या किया,
बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, क्लियर। तो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली अपनी उनकी पैसा जो है बैंक में डाल रहे हैं, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गए। ऑफ कोर्स उनकी अकाउंट में डाल रहे हैं, बट बैंक जो है जब तक पैसा उनकी अकाउंट में है बैंक तो यूज़ कर ही सकते हैं उस पैसा को। तो उसके लिए बैंक क्या करेंगे, है ना, बैंक विल गिव इंटरेस्ट, सम इंटरेस्ट एवरी ईयर, है ना। अब इंटरेस्ट दो तरीके से बैंक दे सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दे सकता है या कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दे सकते हैं, है ना। तो बेसिक डिफरेंस मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक। अब शुरुआत में कोई ना कोई कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी आपने डिपॉजिट किया बैंक को, क्लियर। तो उस मनी के हिसाब से, है ना, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट यू मेड या डिपॉजिट यू मेड, उस मनी के हिसाब से हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, हर साल इंटरेस्ट जो है जो आपने डिपॉजिट किया उस मनी के ऊपर कैलकुलेट होके मिलेगी। बट कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में क्या है ना, जैसे फर्स्ट ईयर आपने इन्वेस्ट किया या डिपॉजिट किया, उस मनी के हिसाब से इंटरेस्ट हो गए, इंटरेस्ट अकाउंट में आ गए। अब अकाउंट में पैसा थोड़ा बढ़ गए बिकॉज इंटरेस्ट अमाउंट भी आ गए। फिर सेकेंड ईयर में जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट आपने जो डाला इंटरेस्ट अमाउंट में डाला दोनों मिलके थोड़ा पैसा बढ़ गए, उस अमाउंट के हिसाब से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगी। फिर थर्ड ईयर में कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में, थर्ड ईयर में कैसे इंटरेस्ट मिलेगी, फर्स्ट ईयर में आपने कुछ अमाउंट डाला, है ना, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल गई, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कुछ मिल गए, क्लियर। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कैसे मिलेगी, फर्स्ट ईयर के अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, इन तीनों मिला के एक अमाउंट बन जाएगी, उस अमाउंट पर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्लियर। तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, हर साल चेंज होगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट इज फिक्स्ड, हर साल में जो आपने डिपॉजिट किया उस अमाउंट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगी, ठीक। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। ये सब आपको पता ही है ना, यू आर इन 11th ऑलरेडी, आप 8th क्लास 7th क्लास में ये सब करके आ चुका है, ठीक। बट फिर भी मैंने थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। अब फाइंड द अमाउंट इन द 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिट इन द अमाउंट, है ना। तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना होगा, जिस साल उन्होंने डिपॉजिट किया उस साल में अमाउंट कितना होगा, 10,000 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर में अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगी। ऐसे 15th ईयर में कितना अमाउंट होगा ये पूछ रहे हैं। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट है वो भी कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो हमको इंटरेस्ट है यहाँ पे अमाउंट इन द 15th ईयर, है ना, सबसे पहले ये फाइंड करना है। तो लिख दो गिवन ए मैन डिपॉजिटेड 10,000 rupees in a bank at the rate of 5% simple interest annually. अब फाइंड करो अमाउंट इन एवरी ईयर, है ना, अमाउंट इन एवरी ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड। ठीक, find the amount in 15th year since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years। देखो अमाउंट के बारे में पूछ रहे हैं। अब फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना होगा भाई, डिपॉजिट करने के बाद थोड़ी हमको इंटरेस्ट मिलेगी। आपने इस साल लेट से 2024 जुलाई में डिपॉजिट किया, है ना, या 2024 जनवरी में डिपॉजिट किया लेट से, ठीक। तो इस पूरे साल में अमाउंट कितना होगा, 10,000 ही होगा, थोड़ी बढ़ जाएगी। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, फिर सेकंड ईयर में इंटरेस्ट अमाउंट ऐड होगा। तो अमाउंट इन एवरी ईयर, अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर कितना होगा, 10,000 ही रहेगा। समझ पा रहे हो। अमाउंट इन द सेकंड ईयर में कितना अमाउंट होगा,
इस 10,000 के साथ, है ना, इंटरेस्ट अमाउंट भी ऐड होगा। ठीक, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? अरे सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट फिक्स है। क्लियर? इन द सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट इज फिक्स। तो मैं पहले ही फाइंड कर लूँ, है ना। इससे पहले मैं इंटरेस्ट इन एवरी ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इन एवरी ईयर इज फिक्स होता है ना। इंटरेस्ट इन एवरी ईयर, इंटरेस्ट अमाउंट इन एवरी ईयर, क्या होगा? इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रिंसिपल अमाउंट पी रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरी ईयर में पूछ रहा हूँ, 1 ईयर है ना, हर साल, इंटू 100। तो कितना आ रहा है? कैंसिल करो, 0 0 0 0 कट गए। 500 रुपीज़ इज द इंटरेस्ट अमाउंट इन एवरी ईयर, राइट। अब कैलकुलेट करो अमाउंट इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट होगा भाई? जिस ईयर में उन्होंने डिपॉजिट किया तब इंटरेस्ट अमाउंट कुछ भी नहीं मिलेगी, तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट है 10,000 रुपीज़। अमाउंट इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट होगा? 10,000 में कितना ऐड होगा? 500, इंटरेस्ट अमाउंट भी ऐड होगा। अमाउंट इन द थर्ड ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगी? राइट, 10,000 प्लस 500 सेकेंड ईयर की अमाउंट, प्लस थर्ड ईयर में इंटरेस्ट भी लगेगी, तो मतलब 10,000 प्लस 2 इंटू 500 हो गए, राइट। फोर्थ ईयर में हाउ मच अमाउंट विल बी प्रेजेंट इन फोर्थ ईयर? 10,000 प्लस 2 इंटू 500 प्लस फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट भी ऐड होगा, तो 10,000 प्लस 3 इंटू 500 इज द अमाउंट इन द फोर्थ ईयर। करते 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 अमाउंट इन 15th ईयर में चाहता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, अमाउंट इन सेकंड ईयर, अमाउंट इन थर्ड ईयर, ये सारी जो है लिस्ट है एपी में है, देखो, है ना। अमाउंट इन फर्स्ट ईयर 10,000, अमाउंट इन सेकंड ईयर 10,000 में 500 ऐड हुआ, अमाउंट इन थर्ड ईयर 10,000 प्लस 500 में 500 ऐड किया, तो दिस लिस्ट इज इन एपी। तो अमाउंट इन 15th ईयर कितना होगा? है ना, क्या होगा? 10,000 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 500, तो 10,000 प्लस 14 इंटू 500, तो 14 फाइव कितना होता है? 70, तो 10,000 प्लस 7,000, तो अमाउंट इन 15th ईयर विल बी 17,000 इज द अमाउंट इन द 15th ईयर। देख लो, ठीक। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट हो जाएगी? टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि 21st ईयर में कितना अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करो। 15th ईयर तक हो गए। टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद बैंक में कितना अमाउंट होगा? ही इज आस्किंग अबाउट दैट। व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट द अमाउंट इन 21st ईयर, मतलब 20 ईयर्स के बाद अमाउंट हो जाएगी। तो अमाउंट इन 21st ईयर इज द अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो अमाउंट इन 21st ईयर्स क्या होगा? 10,000 प्लस 21 माइनस 1 इंटू 500, तो 10,000, 21 माइनस 1 20, 20 इंटू 500 10,000 आएगी, तो 20,000 हो जाएगी अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। देख लो अच्छे से, ठीक, क्लियर है? आई होप समझ पा रहे आप लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन्युफैक्चरर रिकॉन्स दैट, रिकॉन का मतलब क्या है? रिकॉन, शायद उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा,
एंटिसिपेट किया होगा. ए मैन्युफैक्चरर रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मिशन विच कॉस्ट हिम रुपीज 15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of the 5 years. है ना. तो मैन्युफैक्चर जो है वो रेकॉन मतलब एंटिसिपेट किया या he thought anticipate it may happen like that. वैल्यू ऑफ ए मिशन, एक मिशन की वैल्यू जो है मिशन, द वैल्यू ऑफ ए मिशन विच कॉस्ट हिम रुपीज 15,625 है ना. मैन्युफैक्चरर मतलब क्या है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें बनाएगा अपनी इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में. तो थिंग्स या कोई भी आर्ट, कोई भी चीज़ बनाने के लिए मिशनरी की रिक्वायरमेंट है ना. तो हर दिन मिशनरी चल रहा है, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल मिशनरी चल रहा है. क्लियर. तो इसका मतलब मिशनरी की थोड़ी टाइम के बाद मिशनरी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी. जैसे हमारे पास जब गाड़ी है, एक गाड़ी आपके पास है, तो ऐसा नहीं है कि जो पहले दिन आपने खरीदा जिस तरीके की जो गाड़ी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, 20 साल के बाद थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे, खराब तो होगा, है ना. हर एक चीज़ ठीक. तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा ही है ना. मटेरियल थिंग्स इट विल डिप्रिशिएट, है ना. ये थोड़ी टाइम के बाद खराब होता जाएगा. क्लियर. तो सिमिलरली ये मैन्युफैक्चर है, उन्होंने कुछ मशीनरी परचेस किया, उसकी वर्थ है 15,625 रुपीज़ है. क्लियर. ऑफ कोर्स मशीनरी हर दिन चल रहा है, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल चल रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी तो डाउन होगा. जैसे एफिशिएंसी डाउन होगा, अगर वो बेचना चाहता है, उसकी वैल्यू तो कम ही हो जाएगी. ए मैन्युफैक्चरर अकाउंट्स द वैल्यू ऑफ ए मिशन विच कॉस्ट हिम रुपीज 15,625 विल डिप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%, है ना. इसकी कॉस्ट जो है 20% डिप्रिशिएट हो जाएगी. फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 years. तो क्या करोगे, हर एक साल में वैल्यू फाइंड करो, है ना. डिप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%. ठीक. तो हर एक साल 20% कम हो जाएगी. कॉस्ट हिम. तो फाइंड करो व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 years. तो फाइंड करो एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फाइंड कर लेते हैं. सेकेंड ईयर भी फाइंड करो, थर्ड ईयर भी फाइंड करो, फिफ्थ ईयर भी फाइंड करो, है ना. एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. ठीक. द वैल्यू विल डिप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%. तो फर्स्ट ईयर में वैल्यू कितना हो जाएगी, है ना. 15,625 का 20% फाइंड करो. तो टॉप ओरिजिनल वैल्यू क्या है फर्स्ट ईयर, पहले एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, है ना. ओरिजिनल वैल्यू इज 15,625 रुपीज़, राइट. तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी फाइंड करो. डिप्रिसिएशन कॉस्ट ये कितना होगा, डिप्रिसिएशन कॉस्ट 15,625 इंटू 20% डिप्रिशिएट हो जाएगी, 20/100, है ना. तो दिस इज द डिप्रिसिएशन कॉस्ट. द टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना होगा, 15,625 इंटू माइनस 15,625 इंटू 20/100. ठीक. दिस इज द टोटल कॉस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. क्लियर. नेक्स्ट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
मैं 15625 कॉमन करूँगा तो 1 माइनस 20/100 बचा है। ठीक, अब एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर what will be the estimated value at the end of the second year? Yeah, at the end of the first year, estimated value at the end of the first year is 15,625 into 1 minus 20/100, right? At the end of the second year estimated value मैं find करना चाहता हूँ। अब वो क्या है? वैल्यू ऑफ मिशन। अब वैल्यू ऑफ द मिशन कितना हो जाएगी? इतना हो जाएगी, है ना? 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100। अब सेकेंड ईयर में कितना डिप्रिशिएशन हो जाएगी? डिप्रिशिएशन कॉस्ट इन सेकेंड ईयर इन दिस ईयर कितना होगा? इसमें 20% कम हो जाएगी, तो 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100, इसमें 20% मतलब 20/100। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? टोटल वैल्यू विल बी, है ना, 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 माइनस ये पूरा वैल्यू 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 इंटू 20/100, राइट? क्लियर? तो अगर मैं देखूँ 15,625 कॉमन करूँ, 15,625 1 माइनस 20/100 कॉमन करूँ, यहाँ पे 1 बचेगी और यहाँ पे 20/100 बचेगी, 1 माइनस 20/100 बच रहा है, राइट? तो क्या होगा टोटल? बिल्कुल सही है। तो टोटल कितना हो रहा है? 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 का होल स्क्वायर। देख लो, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द मशीन इज दिस, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द मशीन इज दिस। अब समझ पा रहे हो, ये एक्चुअली जीपी में होगा। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर फाइंड करोगे, डिप्रिशिएशन एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा? 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 का होल क्यूब आएगी। देख लो अच्छे से, ये सेकेंड ईयर के एंड में इतना हुआ है ना? तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर अगर आप इसी फैशन में फाइंड करोगे, टोटल वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर विल बी 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 का होल क्यूब हो जाएगी। देख लो अच्छे से, एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो इस ट्रेंड से हमको पता चल रहा है ना? तो व्हाट यू आर गेटिंग आइडिया कि एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 years क्या हो जाएगी? देयरफॉर एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years होगा 15,625 इंटू 1 माइनस 20/100 की पावर 5। देख लो जैसे, अब 15,625 1 माइनस 20/100 80/100 है ना, 80/100 की पावर 5। एक्चुअली ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से है ना, इट इज़ लाइक कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। ठीक, 80/100 एक्चुअली क्या होता है? 0 0 कट के 2 4 2 4 5 4/5 की 4/5 टू द पावर 5। ठीक, तो मैं इसके अगले पेज में कैलकुलेट कर देता हूँ। 15,625 इंटू 4/5 टू द पावर 5 करो। 15,625 इंटू 4 टू द पावर 5, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर टू द पावर 5 बाई 5 टू द पावर 5। 5 टू द पावर 5 कितना होता है? 5 क्यूब होता है 125, 5 की पावर 4 होगा 625,
है ना, 5 की पावर 5 कितना होगा, 625 इंटू 5, 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 6 जा 30, 3125, राइट। तो 15625 इंटू 2 की पावर 10 बाई 3125, आई थिंक 3125 इंटू 5 करने पर 15625 आएगी। करो, 5 2 जा 10, 11 12, 5 1 जा 5 6 15, बिल्कुल। तो यहाँ पे कैसे कैंसिल हो रहे हैं, 3125 इंटू 5, तो 5 इंटू 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 1024 इंटू 5 करो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, 1 5, है ना। तो टोटल जो है 5120 रुपीज़ हो जाएगी। तो estimated value of the machine after at the end of the 5 years is 5120। देख लो अच्छे से, है ना। मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया है, बट एक्चुअली कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, वेरी इजी, है ना। मैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस किया, वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंस बताया। सेम ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हो रहा है ना, उसी मॉडल है, देख लो अच्छे से। एस्टिमेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 years इज कितना है, 5120, यहाँ पे लिख दो लास्ट में, देयरफॉर एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years इज 5120। क्लियर है, ठीक। यस, क्वेश्चन नंबर 18। तो लास्ट क्वेश्चन है, 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट समझ पा रहे हो, टू फिनिश ए जॉब, लेट्स से एक सर्टेन टास्क है, टास्क कह लो, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना, 150 वर्कर्स को एंगेज किया इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। जैसे कि अगर मान लो एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उस कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करने के लिए 30 दिन लग रहा है मान लो, है ना। हर दिन जब 150 वर्कर्स एंगेज होंगे ना, तभी 30 दिन में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, है ना। 150 वर्कर्स आर एंगेज टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज फिक्स हो गए। इस नंबर ऑफ डेज में उस पूरा काम, उस पूरी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हर दिन 150 वर्कर्स चाहिए। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग इन द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकंड डे, है ना। सेकंड डे में 4 वर्कर्स जो है ड्रॉप हो गए। 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे, थर्ड डे में और 4 वर्कर्स ड्रॉप हो गए, एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू होता जा रहा है। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, है ना। क्योंकि अगर 150 वर्कर्स हर दिन काम कर रहे हैं, तो जितनी नंबर ऑफ डेज हमने सोचा उतनी नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सेकंड डे में 4 वर्कर्स ड्रॉप हो गए। इसका मतलब वो 4 वर्कर्स जो काम करना था वो बच गए। फिर थर्ड डे में और 4 वर्कर्स, यानी कि 142 वर्कर्स ही काम किया। इसका मतलब सेकंड डे में जो 8 वर्कर्स जो काम करना था वो बच जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली काम पेंडिंग होता जा रहा है, तो नंबर ऑफ डेज एक्सटेंड हो जाएगा। अगर 150 वर्कर्स हर दिन काम कर रहे हैं, देन टी डेज में लेट से कंप्लीट हो रहा है काम। लेकिन हर एवरी डे, है ना, इन सेकंड डे 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड, इन थर्ड डे 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड, इन फोर्थ डे 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड, इस तरीके से हो रहा है। तो काम के जो टाइम है एक्सटेंड हो गई, कितना, 8 डेज, टी प्लस 8 डेज हो गए, लेट्स से। तो व्हाट इज सेइंग, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। एक्चुअली कितना टाइम लगा उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अगर 150 वर्कर्स, है ना, फर्स्ट डे में 150 वर्कर्स, सेकेंड डे में 150 वर्कर्स, राइट। इन फर्स्ट डे 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड इन द वर्क,
सेकेंड डे में भी 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड इन द वर्क, थर्ड डे में भी 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड इन द वर्क। ऐसे करते करते लेट्स से 30th डे, लास्ट डे, 3 days लेट्स से, ये लास्ट डे में भी 150 वर्कर्स जब एंगेज होगा तब जाके ये काम कंप्लीट होगा, राइट? द वर्क विल बी कंप्लीटेड, है ना? अब सेम वर्क उल्टा तरीके से कैसे कंप्लीट हुआ है? द सेम वर्क इज कंप्लीटेड इन डिफरेंट वे। कैसे? कि फर्स्ट डे में 150 वर्कर्स वर्कड, इन द सेकेंड डे 150 minus 4, 146 workers worked. In the third day, 146 minus 4, 4 more were dropped out, 142. ऐसा करते 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 T plus 8th डे, है ना, यहाँ पे लास्ट डे, है ना? कितना होगा? ये देखो एपी में है 150, 146, 142, तो T प्लस 8th टर्म क्या होगा? ये प्लस T प्लस 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है? -4, तो कितना आ रहा है? 150 प्लस T प्लस 7 इंटू -4, तो 150 -40 -78। क्लियर? जब लास्ट डे में इतनी वर्कर्स जब कंप्लीट हुआ तब जाके ये काम कंप्लीट होगा। इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स ना, कितने लोग वर्क कर रहे हैं वो बराबर होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे टोटल वर्क फोर्स या टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होगा? 150 प्लस 150 प्लस 150 सो ऑन 150, ये टोटल टी टर्म्स है, तो 150 इंटू टी, ये किसकी बराबर होना चाहिए? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 150 प्लस 146, है ना? राइट? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड कर लेते हैं दोनों केस में। दोनों केस में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होगा? 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस सो ऑन 150, ये टोटल टी डेज वर्क कर रहे हैं, तो 150 इंटू टी इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट? ये 150 इंटू टी किसकी बराबर होना चाहिए? यहाँ पे 150 प्लस 146 प्लस 142 प्लस अप टू टी प्लस 8th टर्म, है ना? राइट, अप टू टी प्लस 8th टर्म, ये बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये एपी है, एपी का सम ऑफ द टी प्लस 8 टर्म्स क्या होगा? n/2, टी प्लस 8/2 इंटू 2a, 2 इंटू 150 प्लस टी प्लस 8 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -4, या फर्स्ट प्लस लास्ट भी लिख सकते हो, सेम यही आएगी, है ना? क्लियर? तो कितना आ रहा है यहाँ पे? तो टी प्लस 8/2, 2 इंटू 150 300 -40 -28। क्लियर? ये दोनों बराबर होना चाहिए, राइट? दीज टू शुड बी इक्वल, है ना? तो 150 वर्कर्स, हर दिन 150 वर्कर्स 3 डेज जब काम कर रहे हैं तब जाके वर्क कंप्लीट होगा। वही वर्क इस तरीके से कर रहा है 150, 146, 142,
एंड सो ऑन, T+8 days तक कर रहा है, तब जाके काम कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। उस वर्क को करने के लिए जितनी वर्कर्स का जो हाथ है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करो। तो 150 × T इज इक्वल टू क्या है, T+8/2, T+8/2 इंटू 300, 300 - 28 को कर दो, 300 - 20 कर दो, 280, 280 - 8 करो, 272, 272 - 40, 272 - 40, तो कितना आ रहा है, 150T। है ना? तो कितना आ रहा है, T+8, 2 मैंने काट दिया, 2 1 जा 2, 2 कॉमन लेकर काट दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 -2T। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, 150T, T इंटू 136, T इंटू 136, 136T, T इंटू -2T, -2T स्क्वेयर, 8 इंटू 136, 8 इंटू 136 करो, 136 इंटू 8, 8 5 ज़र 40, अरे क्या हो रहा है, 8 6 ज़र 48, 8 3 ज़र 24 + 4 28, 8 1 ज़र 8 9 10, 1088 -16T, देख लो अच्छे से, 800 240, सही है। ठीक, नेक्स्ट, तो कितना आ रहा है, तो -2T स्क्वेयर इधर आ गया, 2T स्क्वेयर प्लस 150T -136T प्लस 16T -1088 इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है, 2T स्क्वेयर, 150 -136, 14T, 14 + 16 30T -1088 इक्वल टू 0। ठीक, तो 2 कॉमन करो, T स्क्वेयर प्लस 15T -544 इक्वल टू 0। ठीक, अब 544 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, 544 का मैं कैसे कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, है ना? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कैसे करोगे आप, यहाँ पे दो नंबर आपको सोचना पड़ेगा, ऐड करने के बाद 15 आना चाहिए, प्रोडक्ट करने के बाद -1 इंटू -544, -544 आना चाहिए। 544 को कैसे स्प्लिट करो, 4 से डिविजिबल है, 4 1 जार 4, रिमाइंडर 1 14, 4 3 जार 12, रिमाइंडर 1 2, 4 8 जार, अब अगेन 2 से, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, अब 4 इंटू 2, ये 23 3 जार, 15 आना चाहिए ना डिफरेंस, 4 3 जार 15 आना चाहिए डिफरेंस, मतलब 23, 3 2 जार 6, सही किया हमने, 544, 2 कॉमन किया, 15, 14 प्लस 16, बिल्कुल सही किया है, 150T, T प्लस 8, 272, तो 136, ठीक है, 136, 2T स्क्वेयर 2, बिल्कुल सही, तो 166 30, ठीक है, 15, यहाँ से क्यों नहीं आ रहा है,
टू सिक्स जर 12, रिमाइंडर 1 8 इंटू 9 जर, बिल्कुल सही। तो कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया क्या? 150 t, और it took 8 more days to finish the work. So t plus 8 by 2, 2 into फर्स्ट टर्म 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है -4, बिल्कुल सही। तो -40 -28, तो ये 272 होगा, बिल्कुल। 272 136 माइनस 2t, t प्लस 8, 136 इंटू 8, 8 6 ज़र 48, 8 3 24, 28 1088, बिल्कुल सही। हम्म वैसे तो यहाँ पे 28 आएगी। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम? टी टी फाइंड करना है ना। चलो, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पा रहे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या होगा? टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स द फर्स्ट स्टेप। क्या होगा? -15 प्लस माइनस 225 प्लस 544 इंटू 4, 544 इंटू 4 कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 5 जा 22 176 बाई 2। तो 2176 225 कितना होगा? 7 8 9 10 2 3 4 2401। 2401 किसका स्क्वायर रूट है? 2401 -15 प्लस माइनस अंडर रूट 2401 बाई 2। 2401 किसका स्क्वायर रूट है? 30 स्क्वायर होगा 900, 40 स्क्वायर 1600। तो 49 स्क्वायर का एक बार चेक कर लेते हैं। 49 इंटू 49, 49 स्क्वायर होना चाहिए। 9 9 जर 81, 9 4 जर 36, 36 प्लस 8 44, 4 9 जर 36, 4 4 16 17 18 19। बिल्कुल सही है। 2401 49 का स्क्वायर है, राइट। तो ये क्या होगा? -15 प्लस माइनस 49/2। तो हमारा जो टी है, या तो -15 प्लस 49/2 होगा, या टी जो है -15 माइनस 49/2 होगा। ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव है। अरे डेज, नंबर ऑफ डेज नेगेटिव थोड़ा थोड़ी हो सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है? 49 माइनस 15 कितना होगा? 49 माइनस 15 विच इज नथिंग बट 34, आई थिंक सो। 34, अच्छा 17 आ रहा है। बिल्कुल 34/2 टी 17 आ रहा है। मतलब हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तो टी 17 आई एम गेटिंग। 17 3 ज़र 51, 34 17 2 ज़र, तो ये 17 से डिविजिबल हो रहा है। मतलब हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तो टी 17 है, नंबर ऑफ डेज टी 17। तो क्या होगा? फाइनल आंसर क्या होगा? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज the work is completed is इक्वल टू 17 प्लस 8, है ना। टी प्लस 8 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है, 25 डेज।
तो विद इन 25 डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। देख लो अच्छे से, है ना। यहाँ पे हमने शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है 544 को स्प्लिट करने में, तो इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो पा रहा है ना। ज़रूर कुछ गड़बड़ किया हमने। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने निकाला, t इक्वल टू 17 आ गई, बट नंबर ऑफ डेज द वर्क इज कम्प्लीटेड इज t प्लस 8 डेज, तो 17 प्लस 8 25 डेज द वर्क इज कम्प्लीटेड। देख लो अच्छे से, बिल्कुल सही, हमने कहीं पे भी रॉन्ग नहीं किया। कैलकुलेशन एरर की वजह से वहाँ पे तुरंत नहीं आ पाया। ठीक, तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।